जेई मेंस फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम लोग 2002 से 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे जेई मेंस के, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा चैप्टर है एटम्स। एटम्स हमारा चैप्टर है ना। अब यहाँ पर एक बात मैं कहूँगा कि ये हम लोग जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, थ्योरी अभी नहीं देख रहे हैं। तो जनरल थ्योरी आप एनसीईआरटी से ले सकते हैं, ठीक है। और एक बात और कि आप जेई मेंस और बोर्ड को साथ साथ लेकर आगे बढ़िएगा, है ना। क्योंकि बोर्ड और जेई मेंस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। चाहे वो आप फिज़िक्स ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, और आप केमिस्ट्री भी ले लीजिए, है ना। और उधर अगर आप बायो कर रहे हैं तो बायो और नीट, इनमें भी आप साथ साथ ही पढ़िएगा प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेंस है, मेंस के लिए जो आपके पास पीसीएम है, फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, उसमें आप मेंस और बोर्ड को साथ साथ करिएगा, ठीक है। आपने पहले के चैप्टर्स नहीं हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब से आप जब भी चैप्टर पढ़ें तो कोशिश करिएगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम लोग पीसीएम में फिजिक्स कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एटम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर साथ साथ लेंगे। जेई मेंस जो बोर्ड है, तो बोर्ड का जो सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। आज पहली वीडियो उसकी अपलोड की है, तो उसमें हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और वो आप कर सकते हैं। आप मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं और आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। मतलब करिएगा, ये बस 3 आप करिएगा ना, तो आपका बेस स्ट्रांग होगा धीरे धीरे। उसके बाद आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते रहिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। मेंस का लेवल हाई रहता है बिल्कुल बोर्ड से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में कॉन्सेप्ट्स और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्चुअल आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, बस थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, बस उसके लिए आप प्रैक्टिस करिएगा। पर स्टार्टिंग के लिए कोई भी चैप्टर में आप 3 चीज़ ज़रूर फॉलो करिएगा। पहला चीज़, आप एनसीईआरटी करिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थोड़े एडवांस होते हैं, थोड़े अच्छे भी होते हैं एक्सरसाइजेस के, और इन टेक्स्ट में भी थोड़े लेंदी भी होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं ना। पूरा एक आपको फॉर्म में होते हैं, सारा एक्सपेरिमेंट बताया जाता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और फिर पूछा जाता है अब क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी आपको पहली बार में बने तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनको पढ़ सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करिएगा, उसकी थ्योरी, ठीक है। उसके बाद आप सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स, और उसके बाद आप जेई मेंस के प्रीवियस ईयर्स, ये तीनों तो आप करिएगा, ठीक है। मैं एक आपको ऐसा सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा आप कैसे इनको चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो टेक्निकल टर्म्स हैं, मतलब जो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, और अपने टीचर से और नेट से और फिर एडिशनल बुक से, उन सब से आप करते रहिएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 3 है इनको आप फॉलो करिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने नोट्स बनाइएगा। और जब आपको नया इन्फॉर्मेशन मिले तो, और आपके नोट्स में कुछ गलत लगे, आपको लगे यहाँ कुछ चेंज करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, आप तुरंत मॉडिफाई करिएगा। पर एक ही बार नोट्स बनाइएगा, उसी को मॉडिफाई करते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये देखिए जेई मेंस के जो है एटम्स जो चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप बनाइए। एक बार आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, थोड़ा देर, है ना, आधा मिनट 1 मिनट थोड़ा सोच के। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर देख लीजिए, उसमें से कॉन्सेप्ट देखिए, उसको कंसाइज फॉर्म में अपने नोट्स में लिखिए बस, और आगे बढ़िए। पहली बार में नहीं बन रहे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है, पर रिवाइज करिएगा तो आप आगे अटैम्प्ट कर पाइएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किसी में भी, ठीक है। तो मेंस के क्वेश्चंस हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में बोर्ड के भी क्वेश्चन से पीवाईक्यूज, आप उनको भी साथ साथ लेकर चलिएगा, और एनसीईआरटी इनको फॉलो करिएगा, और बाकी आप देख सकते हैं आपको कैसे आगे बढ़ना है ना। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में बेसिकली 2 टॉपिक्स हैं पूरी एनसीईआरटी में। सबसे पहला है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम या मॉडल ऑफ एन एटम, और इसको हम लोग गाइगर मार्जन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड के गाइडेंस में गाइगर मार्जन जो उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने 1911 के आसपास इस एक्सपेरिमेंट को किया था। पर ये प्रपोज पहले हुआ था, मतलब रदरफोर्ड ने पहले ही इसको प्रपोज किया था ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को, पर कुछ समय बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और किया उनके स्टूडेंट्स गाइगर और मार्जन ने, ठीक है। इसके बाद टॉपिक 2 हमारे पास है बोस मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये दोनों इंडिविजुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्योंकि नील्स बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अपने जो मॉडल था उन्होंने जो रिफाइन किया था रदरफोर्ड मॉडल को, और अपने पोस्टुलेट्स और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड की थी उसके द्वारा, ठीक है। और साथ में एक और टॉपिक आता है छोटा सा, जो कि है डी ब्रॉगलीज, ठीक है। तो उनके बारे में भी कुछ आता है कनेक्शन, पर वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ और उसके बारे में डुअल नेचर ऑफ लाइट है, उसमें हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये टॉपिक है उसमें बहुत ही मतलब कंसाइज वे में है, छोटा सा है, ठीक है। तो उसके क्वेश्चंस बिल्कुल आए हैं बोर्ड में, तो
तो इसे हमें ध्यान रखना है, और मेंस में भी कुछ कुछ आ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो दो मेन टॉपिक है, मेजर टॉपिक है, जैसे मेंस के लगभग सारे क्वेश्चंस आए वो आपके दो ही हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें टॉपिक है, आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग है, और फिर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स है, इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया, एंगल ऑफ स्कैटरिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल आपको दे सकता है, जैसे √D1 √D2 ऐसे करके क्वेश्चन आया है, उससे पूछा गया है। लेकिन जो बोर्स मॉडल है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और इसमें कई सारे सब टॉपिक्स हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्स के पॉस्टुलेट्स के बारे में, ठीक है। उनमें से जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है, और फिर उसमें जो कंसेप्चुअल है कि ऐसा मतलब जो उन्होंने फर्स्ट पॉस्टुलेट दिया था, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उन्होंने बोला क्वांटम लेवल पे ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद आपका सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल्मर सीरीज़, पास्कल सीरीज़, ठीक है। उसके बाद आपका हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, इसके बारे में टेक्निकल कंसेप्ट, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो आपका है बोर्स मॉडल, वो खुद में बहुत सारे सब टॉपिक्स को लिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग टॉपिक 2 में करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन करके आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक 1, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। हमारा पहला क्वेश्चन है जो मेंस 2024 में पूछा गया था। दो स्टेटमेंट है आपके पास, और पूछा गया कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, दोनों फॉल्स है या दोनों ट्रू है, ठीक है। तो हम लोग एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है? Most of the mass of the atom and all its positive charge are concentrated in a tiny nucleus and the electrons revolve around it is Rutherford's model. तो रदरफोर्ड्स मॉडल को स्टेटमेंट 1 में एक्सप्लेन किया गया है कि ज़्यादातर मास और सारा पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए ये जो टर्म्स होते हैं ना, ऑल, ओनली, मैक्सिमम, मिनिमम, मोस्ट, ये सब सिंपल टर्म्स हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो हम लोग के सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है ना, इन सब को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, और हम लोग जो प्रैक्टिस या सोच के रहते हैं उसी को आगे पढ़ लेते हैं, अचानक हमें पता भी नहीं चलता, सब कॉन्शियस माइंड में हमारे स्टोर होता है, ठीक है। इनमें हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। कई क्वेश्चंस आए हुए हैं केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, जिसमें एक टर्म बस ओनली लिखा हुआ है, और अगर उस ओनली को हटाएं तो हमारा आंसर सही है, पर ओनली को जोड़े तो हमारा आंसर गलत है। तो हम लोग ओनली को ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग सही आंसर करके आ जाते हैं, लेकिन वो गलत है क्योंकि ओनली लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल, सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में रहता है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर रिवॉल्व करता है, उन पर इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये रदरफोर्ड्स मॉडल है। और स्टेटमेंट 2 क्या है कि एन एटम इज अ स्फेरिकल क्लाउड, ठीक है, यहाँ पर तो स्पेलिंग गलत है, क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन। तो एटम क्या है? पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ये स्पेशल केस है रदरफोर्ड का, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास हैं, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला तो हमारा सही है, ज़्यादातर मास जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, लगभग सारा मास जो आपका न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का होता है वो ही होता है। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी बाद में हुई थी, 15-20 साल बाद हुई थी, 1930-31 के आसपास, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन जो उस समय था, बीच में जो पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज में ही सारा मास होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही कम होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। तो ये तो रदरफोर्ड मॉडल है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के क्वेश्चंस में। तो 1 इज़ करेक्ट, तो बी नहीं होगा और आपका डी नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, एन एटम इज ए स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड। ये गलत है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, वो बीचों बीच ही रहता है, इसके अलावा यहाँ क्लाउड की तरह नहीं फैला रहता है। तो स्टेटमेंट 2 आपका गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। वैसे आपको दोनों ही चेक करना पड़ता है, यहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन ठीक है आप कर रहे हैं तो ठीक है, पर उतना काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये बहुत काम करता है, आगे हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था बी और डी, और 2 आपका फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर में 1 इज़ ट्रू एंड 2 इज़ फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्या है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन of the Rutherford model, electrons are in stable equilibrium, while in Thomson's model electrons always experience a net force, ठीक है।
तो स्टेबल एक दो इक्विलिब्रियम होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी होता है। तो ये कुछ जो टर्म्स हैं ये हर जगह आपको मिलेंगे, आपको फिजिक्स में मिलेगा और केमिस्ट्री, इन दोनों में मेन आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम है आपका केमिस्ट्री में, तो वो क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। फिर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर आप देखेंगे तो उसमें जो टॉर्क लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहाँ आपका दो टर्म्स आते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये सब क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट्स को आप हर जगह कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कनेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, चाहे वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के डिफरेंट चैप्टर्स को नहीं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कनेक्ट आप करिएगा, तो क्या होगा ना कि हो सकता है अभी हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं, इस कनेक्शन से क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ते वक्त मैथ्स कनेक्ट कर पा रहे हैं, केमिस्ट्री कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप बायो भी लिए तो आप बायो भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सबकी लैंग्वेज इंग्लिश है, सबके टर्म्स वही हैं, बस कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, ठीक है। तो इससे एक मोटिवेशन मिलेगा। हो सकता है आप हर पार्ट नहीं कनेक्ट कर रहे होंगे, थोड़ा सा कनेक्ट करें और उसका अगला पार्ट तो कनेक्ट हो ही नहीं रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो कनेक्ट हुआ, तो एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। तो वाइल इन थॉमसन मॉडल इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। सेकेंड है हमारा, एन एटम हैज़ अ नियरली कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रदरफोर्ड मॉडल बट हैज़ अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल में कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है और थॉमसन मॉडल में नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ये दूसरा है हमारा। तीसरा हमारा क्या है, अ क्लासिकल मॉडल बेस्ड ऑन रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल को क्लासिकल मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि बहुत पहले दिया हुआ था, और जो हमारे आज के मॉडल है क्वांटम, ये जो वहाँ के मॉडल थे, बीच में न्यूक्लियस होता है, बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई थी, उनका कई सारा पार्ट जो आज का मॉडल है क्वांटम मॉडल उसमें है, सारा नहीं है पर उसमें से भी लिया गया है, ठीक है। तो वो एक पूरी तरह गलत मॉडल नहीं था, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें सही थे, ठीक है। तो इसलिए उसको बहुत पहले भी वो किया गया था, 1911 के आसपास हुआ था। तो जो गाइगर मार्जन एक्सपेरिमेंट है, तो उसको क्लासिकल मॉडल भी कहा जाता है, गाइगर मार्जन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो ये सब कुछ टर्म्स आप ध्यान रखिएगा। तो क्लासिकल मॉडल बेस्ड ऑन रदरफोर्ड मॉडल इज डूम्ड टू कोलैप्स। तो अगर रदरफोर्ड मॉडल पर ही एक्चुअल मॉडल माना जाए एटम का, तो एटम वो कोलैप्स कर जाएगा। और डी नंबर है, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possesses मोस्ट ऑफ द मास इन रदरफोर्ड मॉडल। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है एटम का, न्यूक्लियस की बात हो रही है, वो ज़्यादातर मास रखता है रदरफोर्ड मॉडल में, पर थॉमसन मॉडल में ऐसा नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मास इन रदरफोर्ड मॉडल बट नॉट इन थॉमसन मॉडल। मेंस 2024 का क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम वाइल इन थॉमसन मॉडल इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। ये सही नहीं है क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो नहीं होता है, ये क्या होता है आपका, घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। और वाइल इन थॉमसन मॉडल इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, नेट फोर्स नहीं लगता है, वो स्टेबल होता है वहाँ पर, है ना। क्योंकि थॉमसन ने कहा था कि ये एक प्लम पुडिंग मॉडल जैसा होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं और आपका ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अगर ये ओवरऑल न्यूट्रल है तो ये इक्विलिब्रियम में होते हैं सब, है ना। तो नेट फोर्स उनमें नहीं लगता है, ठीक है। तो ये आपका जो पहला है वो आपका गलत हो गया, ठीक है। आप थॉमसन मॉडल से गलत कर सकते हैं इसको। तो इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर गलत हो गई तो आप उसको पूरी तरह गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन का ध्यान रखिएगा। और अगर एक ही ऑप्शन में 2-3 बात बताई गई है, एक बात सही है एक बात गलत लग रही है, तो पूरा गलत माना जाएगा, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन ए को और एनालाइज कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एन एटम हैज़ अ नियरली कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन रदरफोर्ड मॉडल बट हैज़ अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल में तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज का मास ज़्यादा होता है बिल्कुल, पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम्स में, ठीक है। और रदरफोर्ड मॉडल में तो बोला ही गया है पूरी तरह पॉजिटिव चार्ज बीच में ही है और मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है, तो ये भी गलत हो गया। अगला क्या है, अ क्लासिकल मॉडल बेस्ड ऑन रदरफोर्ड मॉडल इज डूम टू कोलैप्स। इसको देख लेते हैं। जैसे आपको कोई ऑप्शन समझ नहीं आए तो उसको आप अभी छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ जाते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम
पोजेस मोस्ट ऑफ द मास इन रदरफोर्ड मॉडल बट नॉट इन थॉमसन मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल में तो है पर थॉमसन मॉडल में है या नहीं, तो इसके लिए आपको रीडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ एटम पोजेस मोस्ट मास। तो थॉमसन मॉडल में भी ज़्यादातर मास तो पॉजिटिव में ही होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पर पॉजिटिव में ज़्यादा मास होता है, तो यहाँ नॉट लिखा है तो ये भी गलत है। ओके, तो मैं आपको कुछ कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। एक बात और कहना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे समझाने में कुछ गलती हो, ठीक है, या कुछ बातें मैं छोड़ दिया हूँ या गलत कर दिया हूँ, तो आप उनको तुरंत मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आप रीडिंग और एडिशनल सोर्सेज का सहारा बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको कंसाइज वे में बताने की, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलत हो या कुछ मॉडिफिकेशन हो तो आप उसको तुरंत मॉडिफाई कर लीजिएगा, या मुझे लगे कि वहाँ मैंने कुछ गलत बता दिया था तो फिर मैं वहाँ पर आपको करेक्ट कर दूंगा आगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ बेसिकली मैंने आपको समझाया कि इसमें कैसे ए बी और डी गलत हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि ए डी सी सही ही होगा क्योंकि एक ऑप्शन तो हमारा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो सी है इसको देखते हैं ये क्यों सही है। अ क्लासिकल मॉडल बेस्ड ऑन रदरफोर्ड्स मॉडल इज डूम्ड टू कोलैप्स, 2024 का क्वेश्चन है। पहले कुछ हम लोग टेक्निक्स, आप खुद टेक्निक्स बना सकते हैं, जैसे मैंने ये कुछ लिखा है तो आप भी पढ़ के ये टेक्निक्स देख सकते हैं। ठीक है, और आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पहला तो है हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। हर जगह हो सकता है काम ना आए, लेकिन 90% में बिल्कुल काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो हम सही एक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हिंट लेके भी एक को चूज़ कर सकते हैं, 2 में से एक को एज़ कम्पेयर टू 4 में से एक को, है ना, या फिर 4 में से एक को से ज़्यादा बेटर है 3 में से एक को, है ना। ओनली वन करेक्ट, तो एक ही करेक्ट है, एक ही करेक्ट होगा इसलिए। तो अगर 3 ऑप्शन हट गए तो एक ही करेक्ट है तो वही आंसर होगा, है ना। अगर आपका ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, कोई जनरली मेंस में सिंगल चॉइस होता है। ठीक है, इफ़ करेक्ट करेक्ट एवरीवेयर, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर 2-3, जैसे इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, तो जनरली अगर 2 या 3 पॉइंट्स हैं एक ऑप्शन में, 2 सही है और तीसरा गलत है, ठीक है, तो हम उसको पूरा गलत करेंगे। या फिर मान लेते हैं एक ऑप्शन में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, हमें पता नहीं ये दोनों सही है या गलत है, पर हमें पक्का पता है ये गलत है, तो ये पूरा भी गलत होगा। तो हमें इसको चेक नहीं करना है, हमको नहीं पता ये सही है या गलत है। ठीक है, तो अगर एक पता चल गया गलत है, एक लाइन ऑप्शन में, मान लीजिए 3 लाइन है, हमें ये नहीं पता ये सही है गलत है, नहीं पता, पर पता है ये लाइन गलत है, तो ये पूरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये सब कुछ बातें जो आप ध्यान दे सकते हैं इसमें, है ना, और आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए द पॉजिटिवली, और ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज में। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी होता है, एम रेडिएशन, ये सब क्या डेप्थ के टॉपिक्स हैं, रिसर्च के टॉपिक्स हैं, तो हमें बहुत ही लिमिट में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम सब पढ़ें, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको समझ तो बिल्कुल आएगा। अगर आप इसके एडवांस बातें पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ इक्वेशंस या कुछ बातें समझ में ना आए मैथमेटिकल, पर फिर भी कॉन्सेप्चुअल आपको हल्का हल्का समझ में आता रहेगा, लेकिन वो हमें अभी नहीं समझना है क्योंकि हमारे पास बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, और मोटिवेशन करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप टेक्निक्स बना सकते हैं किस तरह से मोटिवेशन होता है। जैसे एक जब इंटरकनेक्ट होते हैं चैप्टर्स और सब्जेक्ट, एक मोटिवेशन आता है, क्योंकि बहुत चीज़ पढ़ना है तो हमें मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है। दूसरा, रिवीजन से मोटिवेशन आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रिवीजन करेंगे तो आगे हम खुद सोच पाएंगे, अच्छा वहाँ हुआ था तो ऐसे हुआ, ये कनेक्शन वाला ही है। ठीक है, तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। तो यहाँ आपको सब नहीं पढ़ना है, तो आप क्वेश्चन से एक बार देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है, उससे हमें पढ़ना है लिमिट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सब रिसर्च के टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे 1911 में ये किया गया था, उसके बाद जैसे अभी 2024, तो लगभग 110-15 ईयर्स हो गए, तो इसमें बहुत एडवांस हुआ है फिज़िक्स। ठीक है, तो इसमें अगर आप धीरे, और सब बेस तो यही है, इसी बेस को रिफाइन किया गया, तो आप पढ़िएगा तो आगे पढ़ते जाइएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन आपको इसमें ध्यान देना है कि हमारे पास लिमिटेड समय और अभी हमारा एम क्या है, तो अभी हमारा एम है एग्ज़ाम। ठीक है, उस एग्ज़ाम अगर हम क्लियर करेंगे तो स्टेबल हो सकते हैं, और फिर आगे चल के हम लोग को और रिसर्च या फिर और स्टडीज़ में जाना पड़ा, हायर स्टडीज़ में, तो हमें हमारा पाथ आसान हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले एग्ज़ाम पर फोकस करना है, कितना पढ़ना है, पर जो पढ़ें एग्ज़ाम में उसको कॉन्सेप्ट से पढ़ें, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पूछ के पढ़ें और थोड़े थोड़े हम लोग इन्फॉर्मेशन ले के पढ़ें, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possess मोस्ट ऑफ द मास इन बोथ द मॉडल्स। तो दोनों में होता है मोस्ट ऑफ द मास, तो डी गलत है, क्योंकि डी थोड़ा सही लग रहा था पहला वाला, पर दूसरा वाला गलत है, इसलिए पूरा गलत है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि वाई इज़ एन एटम डूम्ड टू कोलैप्स इन रदरफोर्ड्स मॉडल।
तो अ क्लासिकल मॉडल बेस्ड ऑन रदरफोर्ड्स मॉडल इज डूम्ड टू कोलैप्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग को थोड़ा पढ़ना भी है क्लास 12th में, उसमें क्या है कि उसमें बोला गया है कि जब आपका पार्टिकल एक्सेलरेटेड होता है तो हम लोग जनरली समझते हैं कि एक्सेलरेशन मतलब जिसका स्पीड बढ़ रहा हो, ठीक है, या फिर घट रहा हो। डी एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, पर जनरली एक्सेलरेशन शब्द के लिए हम लोग पॉजिटिव में ही लेते हैं, स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ज़्यादा सोच सकते हैं, हम लोग का सोच थोड़ा ब्रॉड होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जनरली समझते हैं, एक पिक्चर बना लेते हैं, एक्सेलरेशन जहाँ बोला गया मतलब स्पीड बढ़ा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर कांस्टेंट है वेलोसिटी तो क्या एक्सेलरेशन होगा? तो जनरल आंसर होगा नहीं होगा। लेकिन हमें पता है, हमने ये फिजिक्स में देखा है बहुत बार, फोर्सेस में भी देखा हुआ है कि जब डायरेक्शन चेंज होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन डायरेक्शन भी माना जाता है, एक्सेलरेशन चेंज होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो जब डायरेक्शन अपना चेंज हो रहा है तो हमें एक्सेलरेशन लग रहा है, तो जो भी पार्टिकल्स एक्सेलरेटेड है वो एनर्जी रेडिएट करेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी वो डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, क्योंकि वो सर्कल में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है, तो वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। तो अगर वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, किस फॉर्म में करेगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में करेगा, एच म्यू, है ना। तो जब ये रेडिएट करता है तो इट रेडिएट्स एनर्जी ड्यू टू एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ डायरेक्शन, तो एनर्जी लूज़ होगा, उसमें से एनर्जी निकल रहा है तो उसका एनर्जी लूज़ होगा। जब उसका एनर्जी लूज़ होगा तो धीरे धीरे वो कम एनर्जी होगा, तो अपना पाथ को धीरे धीरे कम करता रहेगा, क्योंकि एक एनर्जी लगेगा इसमें घूमने के लिए पर्टिकुलर पाथ में, ठीक है, कांस्टेंट, ये जो है हमारा गोल सा पाथ मान लेते हैं। तो जब एनर्जी वो धीरे धीरे लूज़ करता जाएगा तो क्या करेगा, उसका एनर्जी कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, और एंड में जाके वो ए स्पाइरल बन रहा है, वो यहाँ पर कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो EM वेव्स, ठीक है, एक्सेलरेशन है, चेंज इन डायरेक्शन, तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा ड्यू टू एक्सेलरेशन, एनर्जी को लूज़ करेगा, वेलोसिटी कम होगा, स्पाइरल बनाएगा और इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसीलिए क्लासिकल मॉडल बेस्ड ऑन रदरफोर्ड्स मॉडल इज डूम्ड टू कोलैप्स। 12th में ये आता है, इसका लैंग्वेज आप देख लीजिएगा, है ना। और ये हमारा हो गया, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। The graph which depicts the results of Rutherford गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट विद अल्फा पार्टिकल इज। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे वो जनरली बेस्ड थे एनसीईआरटी पे ही, ठीक है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं एनसीईआरटी के, और कुछ कॉन्सेप्चुअल लेवल बिल्कुल हाई रहता है, लेकिन आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। द ग्राफ विच डिपिक्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट विद अल्फा पार्टिकल्स इज। तो हमारे पास थीटा है स्कैटरिंग एंगल, और हमारे पास y है नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्टेड। तो कितने अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया गया और एंगल क्या था? 2020 मीन्स का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। एनसीईआरटी आप साथ में लेके बैठ सकते हैं, एक रफ कॉपी पेंसिल, और आप चाहें तो अपने एडिशनल सोर्सेज भी लेके बैठ सकते हैं, पर कम से कम एक पेन, एक कॉपी और रफ़ कॉपी जिसमें आप आराम से, कोई फेयर नोट्स नहीं, ऐसे ही आप रफ़ में देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार नहीं बना पाए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप सोचिए ना, आधा मिनट लगभग, ठीक है, या फिर कुछ सेकंड भी आप सोच सकते हैं, जैसा हो आपको, जितना आपको सोचना है। उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करिएगा कि उस आंसर के कॉन्सेप्ट्स को एक कंसाइज फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है, जितना हो सके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अलग अलग टेक्निक से लिख सकते हैं कि मैंने क्या सोचा, यहाँ क्या गलती हो गई मुझसे, ये भी सोचना चाहिए था, ऐसे करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। जैसे भी लिखें रिवाइज़ करिए, तो देखिएगा आगे आप खुद सोच पाएंगे। ये एक तरीका होता है मोटिवेशन का, ठीक है। तो पहली बार ना बने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समय लिमिटेड है इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो अभी बस आपको रिवाइज करते रहना ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। और फिर दूसरा, अगर आप डिफरेंट चैप्टर्स को कनेक्ट कर पाएँ, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर पाएँ, उससे मोटिवेशन मिल सकता है। अलग अलग टेक्निक से आप मोटिवेशन ले सकते हैं अपनी तरह से, जैसे आप अपने हैबिट्स में या फिर स्टडी हैबिट जैसे भी आप चेंज करके मोटिवेशन ले पाए, क्योंकि इसमें हमें बहुत पढ़ना हो और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बोर्ड भी है, मेंस भी है, ठीक है। तो इसलिए आप स्टडी प्लान बना के पढ़िए, क्योंकि अब समय थोड़ा कम है ना। हमें 11th भी रिवाइज करना है, 12th भी रिवाइज करना है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, कुछ समय और बचा है, तो जितना ही बचा उसमें आप ध्यान से पढ़िएगा, है ना। तो क्वेश्चन 3 एक बार आप ट्राई करिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 3 से कंटिन्यू करेंगे। और आज हमने थोड़ी बातें की, है ना, तो अगली वीडियो से हम लोग थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को धीरे धीरे पूरा करेंगे।